कक्षा 10 के विद्यार्थियों, हमने अब तक 7 चैप्टर स्टडी कर लिए हैं। तो आपसे उम्मीद की जा रही है कि आपने सातों चैप्टर अच्छे से समझे होंगे और जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है वो आप पूरे ईमानदारी से उसे फॉलो कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, मानव तंत्र। हमारे ये बोर्ड परीक्षा में यह चैप्टर 6 नंबर का है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28। ये होता है 5 अंक और एक आता है 1 अंक का क्वेश्चन। अब ये 5 अंक है, इसमें भी एक यहाँ डायग्राम नामांकित चित्र 2 नंबर का आता है, फिर एक नंबर का क्वेश्चन और एक होता है 2 नंबर का क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में हमारे पास बहुत से डायग्राम हैं, मानव तंत्र है। तो मानव के हम सभी तंत्र स्टडी करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि हम हमारा भोजन ग्रहण करते हैं, उसका पाचन होता है, उससे संबंधित तंत्र है पाचन तंत्र। हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो इससे संबंधित है श्वसन तंत्र। फिर हमारा जो बॉडी में ब्लड का जो सप्लाई होता है, उसके लिए होता है परिसंचरण तंत्र, कि रुधिर सभी कोशिकाओं तक कैसे पहुंच रहा है, इससे संबंधित तंत्र होता है परिसंचरण तंत्र। इसी प्रकार है जनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, और सबसे महत्वपूर्ण है तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, जिससे हम यहाँ अपने सोचने, विचारने, चिंता, तनाव, खुशी, दुख, सब अनुक्रियाओं को अनुभव करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ मानव तंत्र। मानव तंत्र तक पहुँचने से पहले कुछ छोटी सी बातें हैं। जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले कोशिका के बारे में सुना होगा आपने, और ये हम 6th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। कोशिका होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई। क्या कहलाती है? कोशिका। कोशिका के बाद कौन आते हैं? उत्तक। तो एक समान कोशिकाओं का ग्रुप, एक समान कोशिकाएं जो कोई एक पर्टिकुलर कार्य या फंक्शन करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक। जैसे हम देखते हैं पेशी है, अस्थियां हैं, ये क्या है? हमारे शरीर के उत्तक हैं। फिर हम बात करते हैं उत्तकों का, एक समान उत्तकों का समूह मिलकर किसका निर्माण करता है? अंग का निर्माण करता है। जैसे हमने अभी देखा कि यकृत है, अग्नाशय है, आमाशय है, ये सब क्या है? अंग कहलाते हैं। क्या है? ये सभी अंग। और अंग है एक समान या एक फंक्शन को करने वाले अंग जब एक सिस्टम की तरह कार्य करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तंत्र। क्या कहते हैं? तंत्र। और ये तंत्र है, इसी से किसका निर्माण होता है? एक जीव का निर्माण होता है। तो बिल्कुल एक छोटी सी कोशिका से लेकर एक पूरा जीव बनने का यही सीक्वेंस होता है। कोशिकाओं की बात करें तो कोशिकाएं, आपने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में सुना है। उसमें विभिन्न तरह के कोशिकांग, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारी बॉडी का पावर हाउस कहलाता है। केंद्रक है जो हमारे शरीर का संतुलन, सोचने, विचारने, सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। और एक कोशिका से ही किसका निर्माण होता है? जीव। क्योंकि जो कोशिका है उसी में हम ये जीव का निर्माण होता है, पहली क्रिया होती है इसमें। हम आगे यहाँ जनन तंत्र में स्टडी करेंगे। फिर भी आप यहाँ साधारण सी बात सुन लीजिए कि एक युग्मक होता है, मेल और फीमेल से एक एक कोशिका आती है, एग और स्पर्म, शुक्राणु। वो दोनों कोशिकाएं मिलकर निषेचन क्रिया के द्वारा उसमें युग्मनज बनता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। उस जाइगोट से लेकर जीव का निर्माण है वो इसी प्रोसेस से होती है कि पहले कोशिकाएं बनती है। कोशिकाएं हैं वो एक फंक्शन करने वाली ग्रुप कोशिकाएं उत्तक बनाती है। अलग अलग जब उत्तकों का निर्माण हो जाता है तो अंग का निर्माण होता है। अंग का निर्माण होने के बाद अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है? ये अंग तंत्र। और अंग तंत्र से किसका निर्माण होता है? जीव। अब इस अंग तंत्र में कौन कौन से तंत्र हम देखेंगे? अभी जैसे आपको मैंने बताया, पहला तो हम यही देखेंगे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र।
ये सारे सिस्टम हम यहाँ कौन से जीव से संबंधित स्टडी करेंगे, मानव या ह्यूमन से। अब हम पहला सिस्टम देखते हैं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से अभिप्राय है कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन के जटिल पदार्थ होते हैं जो हम ग्रहण करते हैं, उनका उसी रूप में हमारे शरीर के द्वारा सीधा अवशोषण, कोशिकाओं के द्वारा सीधा अवशोषण नहीं हो सकता है। इसलिए जटिल खाद्य पदार्थों को या भोजन के कणों को छोटे छोटे सरल अणुओं में बदलने की एक लंबी प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस जहाँ कंसीडर होती है, उस प्रोसेस में जितने अंग, जितने कोशिकाएं, जितने ऊतक भाग लेते हैं, वह सारा सिस्टम क्या कहलाता है, पाचन तंत्र। अब इस पाचन तंत्र के मुख्य दो भाग होते हैं। एक तो हम इसमें देखेंगे आहार नाल। आपके सामने ये आहार नाल का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। और एक हम इसमें स्टडी करते हैं पाचक ग्रंथियाँ। बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है पाचक ग्रंथियों का हमारे भोजन को पचाने में और उसका अवशोषण के स्तर को बढ़ाने में। यहाँ तक पहुँचने से पहले हम यह देखते हैं कि पहले हम भोजन की बात करते हैं कि हमारे भोजन के पोषक तत्व याद हैं आपको, बहुत बार देखे हमने। चलिए आज और बता देते हैं, ध्यान से सुनिए आप। हमारे भोजन का मुख्य भाग हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है हमारा प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रेशे, फाइबर्स, जल। अब ये होते क्या हैं, ये आपको याद आ रहे हैं, तो फिर आप ये भी देखिए। कार्बोहाइड्रेट में आप जितने भी अनाज, गेहूँ, चावल, मक्का, जितने भी ग्रहण करते हैं, आलू, इन सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है दालों में, सभी प्रकार की दाल आ जाएंगी, इसके अलावा दूध आदि। वसा की बात करें तो आपके पास होता है घी और तेल, ये वसा है। विटामिन्स है, ये विभिन्न प्रकार के फलों और पत्तेदार सब्जियों में। खनिज लवण है, आप सुनते हैं आयोडीन युक्त नमक है, इसके अलावा मछली है। इस प्रकार बहुत से फल हैं, उनमें भी खनिज लवण, जैसे आयरन है वो सेब में पाया जाता है, गुड़ में पाया जाता है। इस प्रकार ये फर्स्ट चैप्टर में भी हमने देखे ना खनिज लवण, वो सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, फास्फोरस, कैल्शियम, Fe आयरन और I से आयोडीन। खाद्य रेशे ये इसमें आते हैं छिलके युक्त जितने भी फ्रूट्स, फल आप लेते हैं या ड्राई फ्रूट्स, क्या कहलाएंगे, खाद्य रेशे। जल है, जल तो हमारा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हम हमेशा न्यूज़पेपर में या कहीं भी ऐड में हमेशा देखते हैं कि हमें एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के टॉक्सिक जहरीले पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निष्कासित हो जाएं। आहार नाल है, ये 8 से 10 मीटर लंबी है। मुख से स्टार्ट होकर गुदा तक खत्म हो जाती है। तो पहले आप इसके मुख्य भाग देख लीजिए। मुख गुहा, उसके बाद मुख गुहा में आप क्या क्या देखते हैं, जीभ है और हमारे दांत। उसके बाद आगे ग्रसनी है, ग्रासनाल, ग्रासनाल से आगे ये ग्रहणी का भाग होता है जो 3 भागों से मिलकर बनता है, छोटी आंत का भाग, जिसमें ग्रहणी, अग्र शुदांतर और शुदांतर भाग आते हैं। उसके बाद बड़ी आंत आ जाती है, उसमें वो अपेंडिक्स जिसके आपने नाम सुना होगा, परिशोषिका या वो अंग है वो यहाँ इस तरह से यहाँ पाया जाता है, परिशोषिका के नाम से। अपेंडिक्स है, ये क्या है, हमारे शरीर का ऐसा भाग है जिसका हमारे शरीर के लिए कोई फंक्शन नहीं है, कोई भी फंक्शन नहीं है। इसे अवशेषी अंग की टर्म दी जाती है, और अगर ये शरीर में ना भी हो तो इससे हमारे बॉडी या बैलेंस या फंक्शन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता। उसके बाद आगे गुदानाल और लास्ट भाग है गुदा। इसी के मध्य यहाँ बीच में एक यहाँ यकृत ग्रंथि पाई जाती है।
और एक पाई जाती है अग्नाशय ग्रंथि, और एक यहाँ जीभ पर पाई जाती है लार ग्रंथि। तो हमने यहाँ देखी पाचक ग्रंथियों की बात की, तो यहाँ 3 भाग हैं हमारे पास। एक तो होता है लार ग्रंथि, दूसरा होता है यकृत, सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और तीसरी यहाँ है अग्नाशय ग्रंथि। अब आगे हम इसमें स्टडी करते हैं आहार नाल की संरचना, और जिस भाग में जैसे पाचन की क्रिया होनी है वो साथ साथ स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं मुख। हम हमारा भोजन हमारे सामने है, भोजन को मुख में ले जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण की क्रिया। क्या कहलाती है ये? अंतर्ग्रहण, कि बाहर से हमारे सामने रखा हुआ भोजन हमने मुख में रखा या मुख में ग्रहण किया, तो क्या है ये? अंतर्ग्रहण। अब मुख गुहा में भोजन कहाँ प्रवेश करेगा? सबसे पहले मुख गुहा। मुख गुहा में स्टूडेंट्स एक तो क्या आपको दिखाई देती है? जीभ, और एक क्या पाए जाते हैं इसमें? दांत। तो हम देखते हैं कि जीभ है, जीभ, पहली बात तो ये जीभ क्या है? जीभ है ये मुख गुहा में जिह्वा फ्रेनुलम द्वारा पृष्ठभाग में जुड़ी रहती है। किस अंग द्वारा जुड़ी रहती है? जिह्वा फ्रेनुलम द्वारा। अब क्या है, इस जीभ पर पाई जाती है लार ग्रंथि। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि। ये लार ग्रंथियाँ क्या है? लार रस का स्त्रावन करती हैं, और ये लार रस है, इसमें एंजाइम होता है एमिलेज, या हम इसे कह सकते हैं टाइलिन। कौन सा एंजाइम होता है? एमिलेज या टाइलिन। ये एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, भोजन का कौन सा भाग होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम होता है? एमिलेज या टाइलिन एंजाइम होता है। ये कार्बोहाइड्रेट मीन्स हम यहाँ ले सकते हैं स्टार्च। कौन सा भाग लेते हैं हम यहाँ? स्टार्च। स्टार्च है यहाँ कार्बोहाइड्रेट, जिसे ये है माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, या हम कह सकते हैं ये बहुत बड़े क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं हम? पॉलीसैकेराइड। इनमें उपस्थित इनके बंध के आधार पर, तो इसे ये क्या कर देते हैं? छोटे छोटे, या हम इसे लिख सकते हैं ओलिगोसैकेराइड में बदल देते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि मुख में हमने भोजन को जब ग्रहण किया तो यह क्रिया क्या कहलाई? अंतर्ग्रहण। और जैसे ही भोजन मुख में जाता है तो सबसे पहले जीभ और दांतों के संपर्क में आते हैं। अब हम बात करें अगर दांतों की, तो दांत मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार हैं: कृंतक, रत्नक, अग्र च्वर्णक, और एक होता है च्वर्णक। 4 प्रकार के दांत होते हैं। इनका कार्य क्या है? भोजन को काटने का या कुतरने का कार्य करते हैं। रत्नक है, ये क्या करता है? भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। और ये दोनों ही प्रकार के दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। तो जैसे ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जीभ और दांत तुरंत अपना कार्य स्टार्ट कर देते हैं। दांत तो क्या करते हैं? भोजन के जटिल पदार्थों को क्या करते हैं? काटकर और चबाकर छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट करते हैं। और जीभ क्या करती है? जीभ में सतह पर या ऊपरी सरफेस पर क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है? लार रस। उस रस में कौन सा एंजाइम होता है? एमिलेज या टाइलिन, एक ही नाम है ये, एमिलेज कह दें चाहे टाइलिन। ये एंजाइम क्या करता है? हमारे भोजन का कौन सा मुख्य भाग है? कार्बोहाइड्रेट। उसमें कार्बोहाइड्रेट तो एक बाहर का बड़ा पर्टिकुलर नाम है, उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे हम बात करते हैं स्टार्च। स्टार्च है विभिन्न तरह के अनाज में, आलू में और चावल में पाया जाता है। जैसे ही स्टार्च है हमारे जीभ पर जाता है या मुख गुहा में प्रवेश करता है, इसका यहाँ 30% पाचन क्रिया स्टार्च की यहीं स्टार्ट हो जाती है। तो जीभ क्या करती है? एक तो लार रस है और एक इसमें श्लेष्मा भी ये
स्रावित करती है। श्लेष्मा क्या करता है, हमारे भोजन को नम और गीला बनाए रखता है। और लाल रस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और पाचन होने के बाद बनता क्या है, इसमें माल्टोज, या हम कह सकते हैं बड़े कण थे पॉलीसेकेराइड के, छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो गया, क्या बन गया, ओलिगोसेकेराइड्स। और हम दांतों की बात करें तो हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये तो आप जानते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। पहले हम देखते हैं कि ये दूध के दांत हैं, उनकी संख्या 28 कहलाती है, जिन्हें अस्थायी दांत भी कहते हैं। उसके बाद जो दांत हैं, ये मुख्य दांत कृंतक होते हैं, दांत भोजन को काटने का, कुतरने का कार्य करते हैं। रत्नक चीरने फाड़ने का, अगर चौड़नक और चौड़नक भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और मनुष्य के दांतों की क्या विशेषता है, ये गर्त दंती, गर्त में पाए जाते हैं और द्विबार दंती होते हैं, यानी अपने आयु में केवल 2 बार आते हैं। उसके बाद भोजन किसमें, यहाँ कौन सा भाग आएगा, इसमें ग्रसनी। कौन सा भाग आएगा आगे, ग्रसनी। मुख गुहा, मुख गुहा जीवा और तालु के मध्य कुप्पीनुमा संरचना क्या पाई जाती है, ग्रसनी पाई जाती है। और ये ग्रसनी है आगे कौन से भाग में खुलती है, ग्रास नाल में। ग्रसनी में भी 3 भाग होते हैं, एक तो नाक की तरफ नासा ग्रसनी, एक होती है अधोग्रसनी जिसे कंठ ग्रसनी भी कहते हैं, और एक होती है मुख ग्रसनी। ये इसके 3 भाग होते हैं। ग्रसनी का क्या कार्य होता है कि ग्रसनी से जब भोजन गुजरता है तो ये भोजन को आहार नाल में आगे बढ़ने देती है, और हम, आपको पता है, श्वसन क्रिया भी हमारी चलती रहती है, और हमारी जो वायु है उसे श्वास नाल में प्रवेश करवाती है। तो ग्रसनी का क्या कार्य रहता है कि ये भोजन को तो आहार नाल में भेजती है और वायु को श्वास नाल में ही भेजती है। इसके आगे का भाग कौन सा होता है, ग्रास नाल। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है ग्रास नाल। इसमें क्या पाया जाता है, सबसे पहले तो ये है कि ग्रास नाल है, इसमें श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ग्रास नाल है, इसमें क्या होता है, श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये भोजन को क्या करती है, नम और लसदार बना देती है। और एक क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन को आगे आमाशय में भेजती है। और ये किस रूप में भेजती है, भोजन को बोलस के रूप में। आमाशय में भोजन किस रूप में प्रवेश करता है, बोलस के रूप में भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में भेजा जाता है। ग्रास नली के शीर्ष भाग में उत्तकों से बना एक फ्लैप, या जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं, पाया जाता है। ये क्या करता है कि जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं उस समय हमारे भोजन के कण तो कहाँ आने चाहिए, आहार नाल में ही चलते रहने चाहिए, और वायु कहाँ जानी चाहिए, श्वास नाल में। तो ये भोजन ग्रहण या निगलने के दौरान क्या करता है, हमारी श्वास नाल है उसको कवर कर देता है, उसको बंद कर देता है। और यह भाग क्या है, इसका एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहलाता है, जिससे हमारे भोजन के कण केवल आहार नाल में ही प्रवेश करते हैं, श्वास नाल में प्रवेश नहीं करते हैं। तो यहाँ तक हमारे मुख्य भाग मुख गुहा, ग्रसनी और ग्रास नाल तक हमने यहाँ स्टडी किया। आगे हम बात करेंगे आमाशय का भाग, आमाशय में कैसे पाचन हो रहा है, कौन से एंजाइम हैं, यकृत का क्या कार्य है, और अग्नाशय। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जहाँ पर भोजन, इनमें स्रावित पाचक रस के द्वारा ही भोजन का लगभग पाचन क्रिया संपूर्ण हो जाती है। और एंजाइम आपके दिमाग में आ रहा होगा, एंजाइम क्या है। तो स्टूडेंट्स, एंजाइम ऐसा एक केमिकल रासायनिक पदार्थ होता है जिसकी उपस्थिति में हमारे जो भी खाद्य पदार्थ हम बात करें अभिकारक हैं, उनके पाचन क्रिया या उनकी जो क्रियाएं हैं वो तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है, और वो जटिल पदार्थ है वो छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक आज की क्लास के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।